नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास हिंदी का कृतिका का चैप्टर साना साना हाथ जोड़े आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। यहाँ पर लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में जो प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन है उनको छुआ है, और जिसमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं किस तरह जीवन के संघर्ष में लगी रहती हैं इसको बताया है। इस पाठ में लेखिका ने सहृदय होने का पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों की करती हुई महिलाओं को देखने में अधिक लगता है। इन्होंने बताया है, गंगटोक शहर देखकर उनको ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े, गर्दहु प्रार्थना। हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी, क्योंकि लोगों ने बताया था यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई है। युमथांग गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी कि वहां बर्फ मिलेगी। युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी। इसके बारे में नार्गिन ने बताया, यहाँ युद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोला जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर को देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कभी लॉन्ग स्टॉक पड़ा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहां स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। आगे बढ़े, रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियों और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय हो गया। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस असीम बिखरी सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी और सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती
कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहती जलधारा में पांव डुबाया और भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। इतने में नारगे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी हो उठी और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे आत्मा और आंखों को सुख देने लगे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, कि सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चेहरे बेती। ये देखकर लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। एकाएक लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा छिटक गई। ऐसे छिटक गई मानो नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में उदाल हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी, उनमें बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर भी मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। यही खड़े हुए BRO के कर्मचारी ने लेखिका से पूछा। लेखिका जब पूछने लगी ये क्या हो रहा है, उसने बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों की टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ें चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। ये लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसने पलामू और गुमला के जंगलों की याद आई। उसने वहां देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े पर बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथ में गांठें, दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेन नारगी ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी लेखिका ने देखा कि श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ऐसा लगा जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नारगे बता रहा था। यहाँ का जीवन कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं।
आगे बढ़ते जा रहे थे। खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते संकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप जब चाय के बागानों से गुजर रही थी, वहां दृश्य देखकर चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू, जो सिक्किम परिधान है, इसको पहने हुई थी और चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबे सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्र मुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायूं तीस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ठहरे। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति थी। आंखें भर आईं। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर जागने लगा। वही सुख शांति सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों की तरह उनको भी मात देती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायूं की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किम में नव युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। कटाव की ओर सफर शुरू किया। बादलों की चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी। कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन की झाग की तरह गिरी हुई बर्फ मिली। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। ये ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मण भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस तरह नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह नदियों का कितना उपकार है। आगे बढ़े। फौज की छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है, जहां सैनिक 15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका से पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी, जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे, ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में सब कुछ जब जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। लायोंग से यूमथांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षक था।
ढेरों रोडोडेंड्रो और प्रियोता के फूल। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। युमथांग पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। यहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया। ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ कि समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली के चावल छिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं, गंतोक कहते हैं। जितेंद्र गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम की भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी ये रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ साना साना हाथ जोड़े। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।